नमस्कार दोस्तों। चर्चा में रहा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये भारत और किस देश के बीच में है? थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, यानी कि म्यांमार और भारत के बीच में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है। ये चर्चा में क्यों आ गया है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्योंकि म्यांमार का जो निर्याती समुदाय है और म्यांमार का जो सैन्य ग्रुप है, जिसे जुंटा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार का सैन्य ग्रुप, उसके बीच में सशस्त्र विद्रोह चल रहा है। कई महीनों से सशस्त्र विद्रोह चल रहा है। तो म्यांमार के विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत के साथ जो पॉलिसी है उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। भारत के साथ जो पॉलिसी है म्यांमार की, उस पर समीक्षा करने की जरूरत है। तो ऐसे में आता है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो भारत म्यांमार के बीच में है। एक एक त्रिपक्षीय हाईवे भी है जो भारत म्यांमार, उसके अगली स्लाइड में देखेंगे उसे। तो पहले जान लेते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। ये कोलकाता से शुरू होता है। इसे ट्रांजिट ट्राइपोर्ट से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लैंड से है, फिर उसके बाद सी से है, फिर लैंड से है। ये कलकत्ता से शुरू होता है और हुगली रिवर से होते हुए सी रूट के माध्यम से, सी रूट 539 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर उसके बाद पहुंचता है म्यांमार की सितवे बंदरगाह में। फिर कलेटवा से होते हुए, जोरीपुरी से होते हुए, फिर पहुंचता है आइजोल, यानी कि मिजोरम में पहुंचता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है। तो इससे जो भारत की पहुंच है, जो यहाँ पर पहुंच रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो चाइना का यहाँ प्रसार हो रहा है म्यांमार उमार के लिए, तो भारत दूसरे रास्ते से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने के लिए भारत के लिए एक मार्ग मिल जाता है अलग से। एक और प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल के अलावा, एक और है थ्री नेशन हाईवे प्रोजेक्ट है। थ्री नेशन हाईवे प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू होता है? मोरेह यानी मणिपुर का मोरेह इलाका है। फिर ये अगले जब म्यांमार के बॉर्डर में क्रॉस करता है तो तामू से होते हुए मांडले, म्यांमार से होते हुए यांगून से होते हुए थाईलैंड पहुंचता है। थाईलैंड का जो मावी शॉर्ट्स है वहां पहुंचता है। इसके बाद थाईलैंड के जो कैपिटल है, राजधानी है, बैंकॉक तक जाएगा। थ्री नेशन हाईवे प्रोजेक्ट। अगर क्वेश्चन बनेगा कि थ्री नेशन हाईवे प्रोजेक्ट किन तीन देशों के बीच में है, तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड से। आइए कुछ बाउंड्री के बारे में देख लेते हैं। म्यांमार के बीच में कितनी इलाका बाउंड्री शेयर करता है भारत? तो सबसे पहले तो म्यांमार के बारे में जानेंगे कि म्यांमार के बीच, और उसके बाद सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर कौन करता है। ये है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जो सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है। 4096.7 किलोमीटर का एरिया बाउंड्री शेयर करता है, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से सबसे ज्यादा लगती है, सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर आता है चाइना। चाइना यहाँ भी बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो करीब 3488 किलोमीटर का एरिया चीन कवर करता है। तो यानी कि दूसरे स्थान पर चाइना आ जाता है, पहले स्थान पर बांग्लादेश है जो भारत से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का नंबर लगता है। ये है पाकिस्तान का इलाका, यहाँ से व्हाइट कलर वाला पाकिस्तान है। पाकिस्तान में लगभग 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर आते हैं नेपाल के बीच में। यह है नेपाल का एरिया, व्हाइट कलर वाला। नेपाल कितना बॉर्डर शेयर करता है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर से बाउंड्री शेयर करता है। फिर आता है अपना म्यांमार का नंबर। यहाँ पर देखिए, यह है म्यांमार का इलाका। म्यांमार का इलाका आता है, म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ पर आता है भूटान। भूटान सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भूटान। एक देश और भी है जो अफगानिस्तान है। ये पाकिस्तान का जो पीओके वाला हिस्सा है, भारत का जो पीओके वाला हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उससे बाउंड्री शेयर करता है। अगर पीओके भारत के हिस्से में आ जाता है तो सीधे अफगानिस्तान कनेक्ट हो जाएगा। तो जो अफगानिस्तान है वो भी भारत के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये तो हो गया देशों के बारे में जो कितना ज्यादा सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करते हैं भारत से। अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वारा 6.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, 02 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक, 26-27 तक, 27-28 तक, 28-29 तक। विकल्प आपका हो जाएगा डी, यानी कि 2028-29 तक भारत ने टारगेट रखा है कि भारत का जो वार्षिक रक्षा निर्यात होगा, यानी कि जो रक्षा भारत बेचेगा, रक्षा उपकरण बेचेगा, वो कितने बिलियन डॉलर का होगा? 6.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का होगा। हाल ही में भारत का 2023 में
कुछ और फैक्ट देखते हैं। 2023-24 की अगर बात करते हैं तो भारत का जो रक्षा उत्पादन है, यानी का जो भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है, रक्षा उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी होकर हुआ है कितना? 1,26,000 1,26,887 1,26,887 करोड़ का हो गया है। अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 2022-23 की तुलना में 2022 और 23 की तुलना में अगर प्रतिशत की बात किया जाए तो 16.7% तक हो गया है। 16.7% तक वृद्धि हो गई। इतना वृद्धि देखने को मिल रहा है। फिर अगर इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट, वही फैक्ट है कि भारत का जो रक्षा बजट है, भारत का जो डिफेंस बजट है, ये कितना है? 74.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से, बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का रक्षा बजट है। 74.7, इसी फैक्ट को याद रखिएगा। 2024 में 2024 में देखा जाए तो भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ सबसे बड़ा जो रक्षा बजट है वो पेश करने वाला देश है। 3 इससे आगे हैं और इसके बाद चौथे नंबर पर कौन है? भारत का नाम आता है कि चौथा विश्व का देश है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में भारत के 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसे किसके साझेदारी में लॉन्च किया गया है? तो इसरो के, नासा के, रोसकॉस्मोस, इस यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस रसिया की स्पेस एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो यूरोप की है। तो विकल्प आपका हो जाएगा 20, यानी कि नासा की साझेदारी में इसे लॉन्च किया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जो एक्सियम 4 मिशन है इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये नासा एक एक्सियम स्पेस प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका यानी यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एक्सियम स्पेस। एक्सियम स्पेस इसके द्वारा, और जो नासा अमेरिका की जो सरकारी कंपनी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है नासा, इन दोनों की संयुक्त साझेदारी में एक्सियम 4 मिशन को भेजा जा रहा है। ऐसे में जब एक्सियम 4 मिशन को भेजा जा रहा है तो भारत के जो 4 प्रशिक्षित किए गए थे गगन यात्री को भारत को 4 प्रशिक्षित किए गए थे, 4 में से 2 को इसमें शामिल कर लिया गया है। 4 में से 2 को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आइए एक बार जो गगनयान है इसके बारे में समझ लेते हैं, गगनयान के बारे में दिया क्या है। गगनयान एक ऐसी परियोजना है, पहली बार अपना अंतरिक्ष यान के सहायता से मानव को भेजेगा अंतरिक्ष में। पहली बार अंतरिक्ष यान के सहायता से मानव को भेजेगा। अभी तो अंतरिक्ष यान यानी कि जो यान है, स्पेस क्राफ्ट है, वहीं जाती थी। अब स्पेस क्राफ्ट के अंदर मैन भी जाएंगे, आदमी भी जाएंगे। ये अगर बजट बनाया गया है लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, कम से कम बजट बनाया गया है। इसे लॉन्च किया जाएगा। ये जाएगा पृथ्वी के करीब 400 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, पृथ्वी का, वहां पर जाएगा और वहां से स्पेस में अब फिर रुकेगा, कुछ वहां पर छानबीन करेगा। उसके बाद जो भारत का समुद्री इलाका है वहां पर आके एग्जिट कर जाएगा, यहाँ पर आकर गिर जाएगा। तो ये था भारत का। अगर भारत गगनयान मिशन सफल रहता है, भारत का जब गगनयान मिशन पूरी तरीके से सक्सेस हो जाएगा तो भारत चौथा देश बन जाएगा, फोर्थ देश बन जाएगा। रसिया यानी कि यूएस, रसिया और चाइना के बाद, यूएस, रसिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो मानव को यानी कि मनुष्य को अंतरिक्ष में एयरक्राफ्ट के माध्यम से भेजने वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल पार्टनर ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सेहर कार्यक्रम का शुरुआत किया है। तो सेहर कार्यक्रम है क्या? यह एक ऋण शिक्षा पहल है, महिला उद्यमियों को ऋण देने से संबंधित पहल है, महिला बैंक स्थापित करने की पहल है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प है ए, यानी कि यह एक ऋण शिक्षा पहल है। मतलब जो महिला व्यवसायी उद्यमी हैं, जैसे कि कोई भी महिला है, कोई व्यवसाय स्टैब्लिश करती, कोई भी बिजनेस शुरू करती है, तो बिजनेस की जो मालिकिन होती है उनको किया किया जाएगा, मतलब कि जो वित्तीय पैसों के लेन देन और पैसों के बारे में जो है उसको उन्हें जागरूक किया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा और उन्हें एक व्यवसायिक कौशल भी दिया जाएगा ताकि एक एंटरप्रेन्योर्स वो आसानी से बन सके। तो ये पहल हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन से। पृथ्वी हर साल जुलाई में अपसौर अवस्था में पहुंचती है। इस साल 5 जुलाई को हुआ है। इस अवस्था में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सूर्य से सबसे दूरी पर होती है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी बराबर हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अपसौर की अवस्था होती है उसे कहा जाता है अपवेलिंग की अवस्था। यहाँ पर देखिए अपवेलिंग यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस समय
सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, इसे अपवेलिंग की अवस्था भी कहते हैं। तो विकल्प हो जाएगा आपका 20, विकल्प हो जाएगा 20। ये हो गया तो अपसौर की कंडीशंस। यही उपसौर क्या होता है? ये तो हो गया अपसौर, ये उपसौर है, ये है अपसौर। उपसौर में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस होता है ये सबसे कम हो जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम, तो इस कंडीशन को पेरीहेलियंस या तो उपसौर की घटना कहते हैं। एक और भी घटना है, यहाँ पर देखिए, ये है अर्थ, सॉरी, बीच में अर्थ है, ये है चांद, ये है चंद्रमा। तो चंद्रमा से जब पृथ्वी की नजदीक होती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे नजदीक होती है, तब उस कंडीशन को पेरिजी कहा जाता है। और फिर जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, जब चक्कर लगाते समय दूरी जब सबसे दूर होती है, तो उस कंडीशन को अपोजी कहा जाता है। तो ये 3-4 फैक्ट एक साथ है, 3-4 फैक्ट एक साथ है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।